अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ा दिलचस्प इस वक्त ज़माना है। ख़ास तौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं वाइट हाउस में। तो हर रोज़ हम इसे कहते हैं अब वर्ल्ड इन फ्लक्स हो गई है, यानी कोई ना कोई तब्दीली हमें नज़र आ रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के एक पड़ोसी हैं, जहांगीर खटक साहब न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो क्यों ना उनसे बातचीत की जाए कि ट्रंप ने डेवोस में जो तकरीर की, उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या उन्होंने कहा। तो जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, बड़ी मेहरबानी। मैं देख रहा था कि जब डेवोस में डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की, तो ऐसे लग रहा था कि कोई दुनिया का एक चौधरी है, और वो दुनिया भर को और यूरोप के खास खास तौर पे यूरोप के लीडरों को ताने दे रहा है कि आप में तो दम नहीं है, आप कमज़ोर हैं। बड़े तहकीर अमेज़ अंदाज में कुछ लोगों का नाम लिए बगैर उसने जिक्र किया। फ्रांसीसी सदर का तो नाम उसने ले लिया, थोड़ी सी उसकी नकल भी उतारी, और ये कहने की कोशिश की कि अमेरिका के बगैर दुनिया कुछ नहीं है। नेटो की कोई हैसियत नहीं है अमेरिका के बगैर। और मैं फिर एक तबसरा ये सुन रहा था बीबीसी पे कि इट वाज अ मस्कुलर टॉक, यानी आप अपना मसल दिखा रहे हैं दुनिया भर को कि हमारे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मजे की बात थी कि सब लोग खामोशी से सुनते भी रहे। कुछ ने फिर तालियां भी बजाई जब उसकी तकरीर खत्म हुई, और बड़ी घन गरज दिखाई दी। तो पहले तो ये बताएं कि अमेरिका में इस तकरीर का क्या रद्द अमल हुआ। मेरा ख्याल है कि रद्द अमल तो ऐसा ही है जो हमेशा होता है। क्योंकि आप देखिए कि रद्द अमल अमेरिका में तो रेटिंग के हिसाब से देखा जाता है कि एक प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग कहाँ जा रही है। तो आप देखिए कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो लोएस्ट सतह पर है, यानी 40% या इससे भी थोड़ा नीचे चली गई है। और एक साल में, यानी वैसे तो आप देखिए कि ट्रेडिशनली प्रेसिडेंट्स इतनी जल्दी नीचे नहीं जाते हैं, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है वो काफी नीचे जा रहा है। वह बात हो वेनेजुएला की, फिर बात हो ग्रीनलैंड की, फिर बात हो नेटो की, फिर बात हो ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस की, और फिर बात हो दुनिया में चौधराहट की। आप किसी भी पैमाने पर सदर ट्रंप की जो आलमी डिप्लोमेसी है, अगर आप उसको जांचें तो उसमें आपको वाकई मस्कुलर फैक्टर बहुत ज्यादा नजर आता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी ही मस्कुलर है। वो तमाम मसाइल का हल ताकत के जरिए ही निकालना चाहते हैं। और आप देखिए कि जब वो मिसाल देते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, हमने जो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग उस वक्त खत्म हुई जब हमने ईरान पर बमबारी की। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग उस वक्त खत्म कराई जब मैंने वार्निंग दी कि हम तुम्हारे तजारत खत्म कर देंगे, तो दोनों खामोश हो गए। हमने आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जो जंग खत्म करा गई उस वक्त भी हमने मसल्स देखा है। और अब क्यूबा में भी यही प्रोग्राम है। आज खबरें ये हैं कि शायद इस साल के आखिर तक वहां पर भी रेजीम चेंज की बातें हो रही हैं। तो हर तरफ आपको जो तब्दीली नजर आ रही है उसमें फिर ग्रीनलैंड आ गया। ग्रीनलैंड का एक ऐसा मौजू था जो कि पहले शुरू में यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि चूंकि सर ट्रंप काफी लाओबाली शख्सियत के मालिक हैं, यानी उनके जहन में जो आता है बोल देते हैं, तो कुछ लोगों का शुरू में ये ख्याल था कि शायद वो सीरियस नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ग्रीनलैंड पर जो है डबल डाउन किया और ज्यादा उनके बयानात में शिद्दत आई, जहां पर कि उन्होंने फौजी कार्रवाई से गुरेज ना करने का भी इंदिया दिया, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि एक अलार्म बेल्स और एक पैनिक मोड ऑन हो गया। और फिर साथ उन्होंने जब कुछ ट्रुप्स आए, वो ट्रुप्स क्या थे, 8 8 10 10 दस्ते जो है वो ग्रीनलैंड आए थे। वो भी शो ऑफ सपोर्ट आए थे। वो जंग लड़ने नहीं आए थे, लेकिन उनको सजा देने के लिए 25%, 10% यकम जनवरी से उन ममालिक पर टैरिफ्स, और फिर यकम जून से अगर कोई तस्वीर ना हुआ तो फिर 25%। लेकिन आज दुनिया ने उसका एक बिल्कुल अलग रुख देखा। यानी आज जब वो डेवोस में बोल रहे थे तो जैसे आपने कहा कि उनकी तकरीर वाकई भरपूर थी, बहुत ज्यादा, जिस तरह होता है ना आप ताने देते हैं, तानों से भरपूर थी। वहां पर ताकत से भरपूर थी। दुनिया को ये बावर कराने से भरपूर थी कि अगर हम ना होते तो कुछ ना होता, और अगर हम ना होते तो आपकी कोई हैसियत ही नहीं थी। बेसिकली पैगाम ये था।
लेकिन फिर बाद उसमें इसके बाद फिर उनकी कुछ आलमी लीडरों से मुलाकातें हुई जो यूरोपियन लीडर्स हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा इश्तियाल है। आपने फ्रांस का जिक्र किया, फ्रांस तो अब बाकायदा चीन को दावत दे रहा है कि आएं और यहाँ पर दबाकर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहां पर फ्रांस पहले से काफी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट लाइन लेता रहा है। जब फॉरेन पॉलिसी की बात आए, जब अमेरिका के साथ यानी ताल्लुकात की बात आए, तो इसलिए फ्रांस पर उनका गुस्सा पहले भी ज्यादा है। तो उसके बाद उनकी जो जर्मन चांसलर से मुलाकात हुई, फिर नेटो के सरबराह से मुलाकात हुई, तो वहां पर कोई बातचीत हुई ना। तो नेटो ने इसका कोई ऐलान किया है कि बातचीत का नतीजा क्या निकला, लेकिन एक फ्रेमवर्क का जिक्र हुआ। सर ट्रंप ने जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करते हुए कहा कि जी, एक बहुत बड़ी खबर है कि मैं कोई फौजी कार्रवाई नहीं कर रहा, आप मैं कोई ग्रीनलैंड की टेररिस्ट्री बात नहीं लगा करें ना, रहा। ग्रीनलैंड के जी हाँ, हवाले से। ग्रीनलैंड के हवाले से बिल्कुल, ये तमाम तनाजुर जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ वो ग्रीनलैंड ही के हवाले से पेश कर रहा हूँ। जी। क्योंकि जब सर ट्रम्प ने टच डाउन किया वेंसडे को जहाँ स्विट्जरलैंड में, तो बहुत ज्यादा टेंशन हाई थी। हर कोई ये सोच रहा था कि ग्रीनलैंड तो के ऊपर उसमें ये आप क्या ये कह रहे करेंगे। हैं कि जो लीडरों के बाद जो बात लीडरों के साथ बातचीत हुई तो उसके बाद कोई हालात बदल गए? हालात बदल गए, ऐसे बदले कि उन्होंने कहा जी टैरिफ भी नहीं लगाऊंगा, फौजी कार्रवाई भी नहीं करूंगा, और एक फ्रेमवर्क पर हमारे जो है यानी आमादगी हो गई है। और उसके जो पॉजिटिव सिग्नल्स थे वो ऐसे आए कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। यानी आप देखिए, जब से इन्होंने डबल डाउन किया, टैरिफ्स का ऐलान किया, तो स्टॉक मार्केट नीचे गई कोई 2%। जो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे गई। लेकिन आज वहां पर एक दोबारा हमने तेजी देखी, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज आई। तो सर ट्रम्प का आज का एक यू यू टर्न था ऐसा कि जिसके बारे में अभी मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन देखा तो कहते हैं कि हेड स्पिनिंग यू टर्न, लाइक अच्छा। व्हाट व्हाट इज बिहाइंड हेड स्पिनिंग यू टर्न ऑफ ट्रम्प। तो वो हाँ। उसमें कहते हैं कि वहां पर जो मुलाकातें हुई हैं, वहां पर उनको क्या कन्वे किया गया है। और मेरे ये राय है कि सर ट्रम्प इससे तो पीछे नहीं हटेंगे कि वो ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिकी प्रेजेंस को बढ़ाने के बगैर वो पीछे नहीं हटेंगे, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन अब किन टर्म्स पर वो ग्रीनलैंड में आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। या पूरा ऑक्युपाई करेंगे, ऑक्युपेशन तो उन्हें छोड़ दी कि नहीं ऑक्युपेशन नहीं करेंगे। फिर बात आई कि खरीद लेंगे, 700 अरब डॉलर का इवन जिक्र आया कि 700 अरब डॉलर ऑफर कर रहे हैं डेनमार्क को। या फिर एक और कोई और टर्म्स भी हो सकती है जिसमें लीज भी हो सकती है, एक खास हिस्से को अच्छा, लीज पर दे उसमें दिया जाए कि हाँ, ठीक है। उसमें देखें बहुत सारी ये बातें हैं वहाँ पे। जितने भी ग्रीनलैंड के लोग थे, कई हजार लोगों ने, हालांकि है ही आबादी उसकी छोटी सी है, लेकिन उन्होंने 24 घंटे पहले एक बहुत बड़ा मुजाहरा भी किया। तकरीबन ग्रीनलैंड की सारी आबादी उसमें आ गई थी। तो असल मसला तो वो होगा कि क्या कनाडा के वज़ीर आज़म ने, फ्रांस के सदर ने, बरतानवी वज़ीर आज़म ने जो बात की है कि असल फैसला उन लोगों को करना है कि वो वहाँ पे अमरीकी मौजूदगी चाहते हैं या नहीं, यानी द सॉवरन हैज़ द राइट। तो आप समझते हैं कि वो जो बॉल जो है उन्हीं के कोर्ट में जाएगी, फैसला उन पे होगा, और बाकी यूरोप जो है उसी बुनियाद पे खड़ा रहेगा और उसी बुनियाद पे बात करना चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ? बहुत बड़ा सवाल है, और आपकी बात दुरुस्त है कि जब ये आज जब सर ट्रम्प के जो यू टर्न की खबर आई, तो उसके बाद फिर ग्रीनलैंड से यही खबर आई जिसका आपने जिक्र किया। खबर यही थी कि वहां के लोग कहते हैं कि जी फैसला तो हमने करना है। तो लिहाजा नेटो का यह हक नहीं है कि नेटो कह रहा है कि जी हमने फ्रेमवर्क को कोई तैयार किया जिसके तहत हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और कोई तस्वीर निकालेंगे, क्योंकि जमीन हमारी है, फैसला हमने करना है। और फिर डेनमार्क की ये सॉवरेन टेरिटरी है, तो वहां पर डेनमार्क की प्रेजेंस के बारे में क्लैरिटी नहीं है। किन लाइंस पर बात हो रही है, क्लैरिटी नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर बात ये कि अगर तमाम जो फरीकैन इनके दरमियान कोई फैसला होता भी है, तो क्या ये डेनमार्क ग्रीनलैंड के लोगों को काबिल कबूल होगा? और अगर उनको काबिल कबूल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि उस सूरत में डेनमार्क इज अ नेटो मेंबर। आपने कनाडा का जिक्र किया, मेरे ख्याल है मार्क कार्नी तो ये डेवोस में एक हीरो बनकर उभरे हैं, जिस तरीके की उन्होंने कल तकरीर की है और जो वर्ल्ड जहांगीर, ऑर्डर की मैं बात की है। मैं वही सवाल करना चाह रहा था कि मार्क कार्नी को तो उसने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर के दौरान मुखातिब करते हुए भी कहा कि हम तो सरहद के पास एक बहुत बड़ा डोम बना रहे हैं। वो या तो उसको कह रहे हैं कि हम आपको देख रहे हैं, और आइंदा अगर आपने इस तरह की कोई बात की, ज़रा सोच समझ के बात कीजिएगा। हालांकि मार्क कार्नी ने तो बहुत एक वाज़े तौर पे कहा कि 1945 के बाद से जो एक इमारत बनाई हुई थी हमने
امریکہ کے سائے میں ہم ایک جھوٹ کے ساتھ رہ رہے تھے، امریکہ نے جھوٹ کی بنیاد پہ ہم سب کو ساتھ لگائے رکھا، اور عملاً اس نے یہ کہا کہ ہم اس کا دم چھلہ بنے رہے، اور یہ ایک جھوٹ تھا۔ لیکن اب یہ جھوٹ نہیں چلے گا، یہ کاروبار اب ایسے چلنے والا نہیں ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ تو آپ بات کریں کہ وہ تو، اور کینیڈا کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے، کیا یورپی لیڈر اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ بھئی پہلے وینزویلا، گرین لینڈ، اور اب کینیڈا کو بھی وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ کینیڈا کو تو چھوڑے، ابھی تو ایشیا میں بھی بڑا خوف پیدا ہو گیا، ایشیا کے کئی ممالک میں، کہ یہ تو اگر وینزویلا کے ساتھ ہو سکتا ہے، گرین لینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ کہیں پر بھی انگلی رکھے اور کہے کہ یہ ہماری زمین ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا آپ نے جو مارک کارنی کی اس تقریر کا ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ وہ بہت اہم اس لیے ہے کہ انہوں نے جس ورلڈ آرڈر کی بات کی اور پھر جس سے ڈس آرڈر سامنے آیا ہے، اور وہ ڈس آرڈر ایک ایسا خطرناک ہے کہ جس کی وجہ سے ایک پورا عالمی نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو رہا ہے، اور اسی کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی ریئلائزیشن ہے یورپ میں بھی، کہ اگر اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے ہینڈل نہ کیا گیا تو یہ ایک ایسی مثال قائم کرے گا جس سے کہ آج کی دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آرڈر آپ کو نظر آ رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز ویسے تو کافی ارریلیونٹ ادارہ ہے، لیکن اس کی جو تھوڑی بہت ریلیونس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اسپیشلی جو بورڈ آف پیس بنایا ہے انہوں نے، اس کے بعد تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیرل سٹرکچر بن رہا ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے اس کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یورپ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹے گا، لیکن یورپ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے ساتھ ٹوٹل کنفرنٹیشن بھی افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے کاروباری مفادات بہت بھاری ہیں، کینیڈا کے بھی بہت بھاری مفادات ہیں، کینیڈا بھی امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں جائے گا، وہ بلکہ اس کو مینج کرے گا، اور مینج ایسے ہی کرے گا کہ تھوڑا مسل بھی دکھائے گا، تھوڑا ان کے ساتھ کنسیشنز بھی دے گا، کہیں ان کو خوش بھی کرے گا، کہیں ان کو بتائے گا بھی کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں، اور اسی طرح سے یہ تعلقات کو سارے مینیج کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں امتیاز بھائی، جتنے بھی ممالک ہیں سارے کے سارے مینیج کر رہے ہیں ٹرمپ جی کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے، تعلقات کو۔ دیکھیں جی اب تو بین الاقوامی سیاست میں تو تعلقات مینج ہی کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، اس نے وہ لبادہ ہٹا دیا ہے جو کہ بین الاقوامی سیاست پہ پڑا ہوا تھا، چاہے وہ حقوق انسانی کی بات تھی، جمہوریت کی بات تھی، علاقائی خود مختاری کی بات تھی، یوکرین میں جس طرح یہ تمام ملک اکٹھے ہوئے روس کے خلاف، اب وہی کام خود امریکہ نے کر دیا، وینزویلا کے صدر کو وہاں سے اغوا کر کے لے آئے، اور پھر تمام مغربی ذرائع ابلاغ کو کہا گیا کہ آپ نے اغوا کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے، اس پہ میرا خیال ہے ہم اپنی یہ والی بات چیت ختم کر دیتے ہیں، کہ امریکہ پہ جو اعتماد تھا، جس کو مارک کارنی نے کہا کہ وہ محض ایک جھوٹ تھا، کہ وہ اعتماد اب ختم ہو گیا ہے، اور اس کو نئے طریقے سے ہی، نئے انداز میں ہی یہ تعلقات استوار ہوں گے، خاص طور پہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہے، دنیا کا کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی سمجھدار لیڈر اس پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ تو جناب، بہت بہت بے شکریہ شک، جہانگیر صاحب، اور انشاءاللہ پھر آپ بے کے ساتھ شک، گفتگو ہوگی۔